हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज 18वां पार्ट देखेंगे, जो आपके जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं एग्जाम से पहले। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 280 जो है ये प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य है संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगामों के आवंटन के बारे में राज्य के बीच वितरण करने के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को जो है सिफारिश प्रस्तुत करना है। इसका काम वित्त आयोग का। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा में पूछा गया है। तो ये राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुति किया जाता है। अनुच्छेद 199 में जो है धन विधेयक की परिभाषा है और 199 के खंड 3 के अनुसार जो है विधानसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, और अध्यक्ष द्वारा जो प्रमाणीकृत हो जाने के बाद धन विधेयक को राज्यपाल की सिफारिश से ही जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो राज्य विधान परिषद को। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के समान ही राज्य विधान परिषद एक अस्थायी निकाय है। इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, किंतु राज्य विधानसभा द्वारा जो है संकल्प पारित करके जो है इसे अनुसरण में संसद एक कानून बनाएगी जिससे जो है विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अतः यह कहा जा सकता है कि विधान परिषद का सृजन और उत्पादन कभी भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय स्थापित किया गया? संघीय न्यायालय स्थापित किया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, भारतीय संविधान के तहत जो है एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष पर होता है वो सर्वोच्च न्यायालय, वो उसके अधीन जो है उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणी बनी हुई है। तो न्यायपालिका की यह एकल प्रणाली जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा जो है 1967-68 से लिया गया है और लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष के सामने जो है प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा को अनन्य अधिकार है। तो राज्यसभा को अनन्य अधिकार कौन सा है? तो ये है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति करना। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन में है कोई नहीं, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 312 है इसके तहत राज्यसभा द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की संस्तुति का एकाधिकार होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 को स्थान दिया गया? 370 को स्थान दिया गया है। तो ये दिया गया है आपका संविधान का 21वें भाग में। ठीक है, भारतीय संविधान के 21वें भाग में अनुच्छेद 370 की व्यवस्था है। इसमें जो है अस्थायी एवं संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा प्रदान करता था, परंतु भारत सरकार ने जो है 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया,
जिसमें कश्मीर से धारा 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में कर दिया। और जम्मू कश्मीर में विधायिका होगी, जबकि लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र होगा। तो इसको भी याद रखिएगा, लद्दाख जो है बिना विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र है और जम्मू कश्मीर में विधायिका भी है। तो यहाँ पे जो 370 है ये 21वें भाग से संबंधित है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है जिला जज की नियुक्ति के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद से है? जिला जज की नियुक्ति के संबंध में तो ये है अनुच्छेद 233। ठीक है, अनुच्छेद 233 के अधीन किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों को की नियुक्ति तथा न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल ऐसे राज्य के संबंध में जो है अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करेगा, ऐसा बताया गया है 233 में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? तो ये है आपका अनुच्छेद 169, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 169 में यह व्यवस्था करता है कि यदि किसी भी राज्य की विधानसभा अपनी बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके केंद्र को भेजती है तो संसद संबंधित राज्य में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन कर सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो अनुच्छेद 153 राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है, तो बिल्कुल सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 154 जो है ये राज्यपाल का कार्यकाल है, तो ये गलत है। अनुच्छेद 154 बताता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राज्य में निहित होगी, 154 बताता है। ठीक है, 162 जो है 162 क्या बताता है? तो 162 बताता है राज्य की कार्यपालिका के शक्ति का विस्तार। ये राज्य का महाधिवक्ता के बारे में नहीं है। ठीक है, तो ये राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताता है अनुच्छेद 162। और अनुच्छेद 153 जो है ये मुख्यमंत्री का दायित्व तो नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 बार दिया है, 153 2 बार कर दिया है। तो 153 क्या है? राज्यों के राज्यपाल के बारे में है। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल के बारे में है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही रूप से सुमेलित था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी? प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 24 अगस्त 1946 को, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा जो है वायसराय के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद जो है 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया और 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ था। तो गठन जो है 2 सितंबर को हुआ था। ठीक है, और घोषणा जो है 24 अगस्त को 1946 को हुआ था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था? तो ये 1938 में। ठीक है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था 1938 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में पहली बार चुना गया था। लेकिन 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की, परंतु गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में थे और गांधी जी के इस विरोध के बावजूद जो है 1939 में कांग्रेस के 52वें अधिवेशन में सुभाष जी अध्यक्ष बनने में सफल रहे। इस पर गांधी जी ने ये कहा था कि यह सीतारमैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है, और बाद में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस से अलग होकर मई 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नए दल का गठन किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का गठन भी जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 में। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था कब?
तो ये मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का विरोध करने के उद्देश्य से कांग्रेस के सदस्यों ने जो है 22 दिसंबर 1939 को प्रांतीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था, और इसी दिन जो है 22 दिसंबर 1939 को ही मुस्लिम लीग ने जो है मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किया गया है? तो ये चार्टर के 11वें अनुच्छेद में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के 11वें अनुच्छेद में महासभा की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, निशस्त्रीकरण के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर महासभा विचार करती है तथा अन्य अभिकरणों को जो है सिफारिश करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीयवाद का मार्ग राष्ट्रवाद से ही गुजरता है? अंतर्राष्ट्रीयवाद का मार्ग राष्ट्रवाद से ही गुजरता है। तो ये कहा था ए.ई. जिम्मर्न। ठीक है, जिम्मर्न। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए.ई. जिम्मर्न का विचार था कि अंतर्राष्ट्रीयवाद राष्ट्रवाद का ही विस्तारित रूप है और यहाँ पहुँचने के लिए राष्ट्रवाद के मार्ग से गुजरना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति की कार्य करती है, ये किसने कहा था? तो ये जे.एस. मिल का कथन था। यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य समर्थक था। तो कौटिल्य किसका समर्थक था? तो ये सीमित राजतंत्र का समर्थक था। यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौटिल्य ने राजा को राज्य का केंद्र मानते हुए भी उसे कल्याणकारी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी होने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार जो है राजा कर्तव्यों से बंधा होता है। हालांकि वे राजा को सर्वोपरि मानते हुए भी उसे निरंकुश शक्तियाँ नहीं देते हैं। उन्होंने राजा की दिनचर्या को भी पहरों में बांटा है, अर्थात वे राजा के लिए दिन तथा रात को 8-8 पहरों में विभाजित करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बुद्धिजीवियों के वर्चस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये ग्रामसी ने किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ग्रामसी का प्राधान्य सिद्धांत प्रमुख है। ग्रामसी ने एक सिद्धांत दिया था, प्राधान्य सिद्धांत। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, प्राधान्य सिद्धांत। ठीक है। और ये इनके प्रमुख सिद्धांत माना जाता है, और इसी में इन्होंने बुद्धिजीवी की परिभाषा को निहित किया था। इन्होंने बताया था कि प्रत्येक सामाजिक समूह का अपना एक बौद्धिक वर्ग होता है। प्रगतिशील बौद्धिक वर्ग के पास जो है आकर्षण की शक्ति होती है, जिसके द्वारा वे समाज के अन्य बौद्धिक समूहों पर प्रधानता स्थापित करके जो है सभी बौद्धिक लोगों में एकजुटता प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो यही बुद्धिजीवियों के वर्चस्व का सिद्धांत दिया था किसने? ग्रामसी ने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नववामपंथी विचारक है? नववामपंथी विचारक कौन सा है? तो यहाँ पे आपका एरिक फ्रॉम और देख लीजिए यहाँ पे मार्क्यूज दोनों हैं। ठीक है, ए एंड पी। यहाँ पे कॉमन अंक दिया गया था आयोग के द्वारा। ठीक है। तो वामपंथी विचारक में दोनों माने जाते थे, एरिक फ्रॉम और मार्क्यूज को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं डी ऑप्शन सही हो जाएगा, या तो नहीं, जब दो सही है तो कहाँ डी ऑप्शन सही होगा, यानी ए और बी दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, और आयोग द्वारा इस पे कॉमन अंक दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व की अवधारणा जो प्रतिपादित किया गया था ये लेनिन के द्वारा, और उसने अपने पुस्तक स्टेट एंड रिवोल्यूशन में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेनिन ने स्टेट एंड रिवोल्यूशन जो लिखा था 1917 में, इस पुस्तक का नाम था राज्य और क्रांति, हिंदी में इसको कहते हैं, और इसमें जो है श्रमिक की तानाशाही को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। लेकिन वर्ष 1918 में लिखी अपनी पुस्तक
प्रोलेलरिएट, यहाँ पे देख लीजिएगा, ये पुस्तक का नाम है प्रोलेलरिएट रिवोल्यूशन एंड रेनिगेड काउस्की। इसमें इन्होंने जो है सर्वहारा अधिनायकवाद या श्रमिक वर्ग की तानाशाही संबंधित विस्तृत विवेचना की गई थी। ठीक है, तो इस पुस्तक में उन्होंने पूरा नहीं कर पाया था जो 1917 में लिखी, लेकिन जो 1918 में आई ये पुस्तक, ठीक है, प्रोलेलरिएट रिवोल्यूशन एंड रेनिगेड काउस्की, इसमें उन्होंने सर्वहारा के अधिनायकत्व की बात कही थी। तो ये दोनों पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं और पूछा भी जाता है, तो सन सहित दोनों पुस्तकों को आप लोग याद रखिएगा लेनिन का। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह वक्तव्य किसने दिया? जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। तो ये कहा था आर.एम. मैकाइवर ने। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैकाइवर का कहना था कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कानून का सर्वाधिक स्वीकृति सिद्धांत है। कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो वो है आदेशात्मक सिद्धांत। यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। कानून का आदेशात्मक सिद्धांत सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और इसका समर्थन किसने किसने किया था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका समर्थन किया था बोदा, हाब्स, बेंथम, ऑस्टिन तथा डाइसी। ठीक है, ये सभी ने इनका जो है समर्थन किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमंडलीकरण का तात्पर्य क्या है? तो भूमंडलीकरण का जो तात्पर्य होता है, विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव। विश्व समाज के सहकारी समाज का उद्भव। ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, सेवाओं या तकनीकियों का पूरे संसार में वृद्धि, विकास और विस्तार किया जाता है। पिछले कुछ दशकों में जो है भूमंडलीकरण से जो है बहुत तेज़ी से हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है पूरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पारस्परिकता में तकनीकी, दूरसंचार, यातायात, इन सभी की उन्नति में जो है भूमंडलीकरण के माध्यम से वृद्धि हुई है। तो यहाँ पे कह सकते हैं हम विश्व समाज के सहकारी स्वरूप का उद्भव ही जो है भूमंडलीकरण का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, औचित्यपूर्ण शक्ति है। तो औचित्यपूर्ण शक्ति क्या होती है? तो वो सत्ता होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। सत्ता के निर्णयों का लोग स्वभावतः पालन करते हैं क्योंकि इसका आधार वैधता है। तो यहाँ पे औचित्यपूर्ण शक्ति कही जा सकती है सत्ता को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। तो मूल्य प्रधान अध्ययन, ये जो है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है। मूल्य प्रधान का अध्ययन परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का प्रमुख विशेषता है। ये परंपरागत है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान का विशेषता है मूल्य प्रधान अध्ययन, जबकि ये शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, ये आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब आपातकाल की घोषणा जारी हो तब मूल अधिकारों को स्थगित करने संबंधी प्रावधान लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपातकाल के समय जो है मूल अधिकारों का स्थगन संबंधी प्रावधान जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मैन वर्सेज द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? द मैन वर्सेज द स्टेट, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर एक अंग्रेज दार्शनिक, जीव विज्ञानी, समाजशास्त्री और प्रसिद्ध पारंपरिक उदारवादी राजनीतिक सिद्धांतकार थे। स्पेंसर की ये पुस्तक द मैन वर्सेज द स्टेट के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता का सिद्धांत इसके द्वारा प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया।
और इसी द मैन वर्सेज द स्टेट नामक पुस्तक में इन्होंने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लेखक हैं और कृतियाँ हैं, इनको मिलान करना है। तो जेरेमी बेंथम की कौन सी पुस्तक थी? तो जेरेमी बेंथम की थी फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। यहाँ पे आप दूसरे में देखिए, ए में आपका 2 सही हो जाएगा। और जेम्स बर्नहम क्या, इनका पुस्तक कौन सा था? तो इनका था मैनेजीरियल रिवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे बी में 1 हो जाएगा। और पी क्रोपोटकिन का पुस्तक कौन सा था? तो ये था फील्ड फैक्ट्री एंड वर्कशॉप। यहाँ पे सी में आपका 4 हो जाएगा। और जॉन स्टुअर्ट मिल की कंसीडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यहाँ पे 3 हो जाएगा, डी में 3 हो जाएगा। तो 2, 1, 4, 3 किस में है? तो यहाँ पे सी में देख सकते हैं 2, 1, 4, 3, ठीक है। ये चारों पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा। अगला है पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है, पंचायती राज जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है, तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। वर्ष 1952 के प्रारंभ में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा जो CDP है, और वर्ष 1953 में प्रारंभ राष्ट्रीय विस्तार योजना के पुनर्गठन के लिए जो है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1956 में किया गया था। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की। और इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की तथा पंचायती राज संस्थाओं को जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नाम दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान में उल्लिखित नहीं है। तो उल्लिखित तो है, तो यहाँ पे नहीं है, तो गलत हो जाएगा। मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के केवल अनुच्छेद 74 में उल्लिखित है, तो ये भी गलत है। मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान की 9वीं सूची में उल्लिखित है, तो 9वीं सूची में नहीं है, ये गलत है। मंत्रिमंडल शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में उल्लेख किया गया है, तो ये सही है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के सब आर्टिकल 3 में जो है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है। और अन्य ये जो तीनों विकल्प हैं ये गलत हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कौन सा सही है। तो डी ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा।